हाँ तो देखिए एक पॉइंट और होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पहले न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट हम उस पॉइंट का नाम देते हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। द लोकेशन एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम EF शॉर्टकट में लिखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, अब जैसे हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, तो मान लीजिए हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज लेते हैं। लेट्स से एक पॉइंट चार्ज है Q। मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट चार्ज Q के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होता है, तो आप बोलेंगे कि फाइनाइट डिस्टेंस पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हमें फाइनाइट डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो एक सिंगल चार्ज Q के कारण कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट मतलब सम मेजरेबल, इनफाइनाइट तो मेजरेबल ही नहीं है। ठीक, अब चलो बात करते हैं कि दो पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो लेट्स से एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों के कारण मुझे ये पता करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा। तो इसमें हम पहला केस जो लेते हैं, केस नंबर 1, वो है बोथ हैव सेम साइन। मतलब जो दोनों है उन दोनों का साइन सेम है। तो देखो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, सेम साइन मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, ग्रेटर देन 0। इसी का मतलब है दोनों कैसे हैं, सेम साइन। दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो मान लेते हैं कि लेट्स से दोनों प्लस हैं। तो एक चार्ज यहाँ हुआ Q1 और एक चार्ज यहाँ हुआ Q2। ठीक, और इनके कारण मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा ये पता करना है। तो देखिए तो आप ऐसे देखिए कि अगर मैं बात करूं कि क्या इस पॉइंट पे दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, तो उसका आंसर है इस वाले पॉइंट पे दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो आप एक बात याद रखिए कि अगर दो वेक्टर का समेशन 0 चाहिए तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए। दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई होंगी तो ही दोनों वेक्टर का सम 0 हो सकता है। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई है दूसरी सेटिस्फाई नहीं है तो वेक्टर का सम 0 नहीं आ सकता। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण, और मैं चाहता हूं कि दोनों को मिलकर नेट 0 हो जाए। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा। और इस Q2 के कारण बात करें तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस लाइन के अलोंग आएगा। अब मान लो ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा इस वाले का, और इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। क्या ये दोनों अपोजिट वेक्टर है क्या, नहीं। क्या इन दोनों का सम 0 हो सकता है कि नहीं। मान लो ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। क्या दोनों अपोजिट वेक्टर है क्या, नहीं। तो क्या दोनों का सम 0 हो सकता है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जहां दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। सिमिलरली इस लाइन के नीचे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अब बच गई कौन, ये लाइन वाले पॉइंट्स बच गए। बाकी सारे पॉइंट एनालाइज कर लिए हमने, ऊपर वाले एनालाइज कर लिए, नीचे वाले भी एनालाइज कर लिए। अब कौन से पॉइंट्स बच गए, जो इस लाइन पर जो पॉइंट लाई करते हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो क्या दोनों के कारण नेट फील्ड 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आप इन दोनों को नेगेटिव मान लीजिए, नेगेटिव मान लेंगे तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा और उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ होगा। क्या नेट फील्ड 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट नहीं है, सेम साइड में है। सिमिलर इस वाले पॉइंट की बात करें तो सेम स्टोरी, जैसे पॉजिटिव होगा तो दोनों के कारण फील्ड किधर हो जाएगा, दूर की तरफ।
तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गए तो सम जीरो नहीं आ सकता, हमें तो अपोजिट चाहिए थे। और अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो एक के कारण इधर और दूसरे के कारण भी इधर, तो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ सकता क्योंकि दोनों के इधर हुए एक ही डायरेक्शन में। मतलब आपने एनालाइज करके ये पता कर लिया कि इन दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बची, इस लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो हो सकता है, बाकी कहीं और नहीं हो सकता क्योंकि वो मैंने एनालाइज कर लिया। अब मुझे ये लाइन एनालाइज करनी है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, लेट्स से ये वाला कोई पॉइंट मैं लेता हूँ। अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना है या नहीं, तो पहले इन दोनों को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको भी पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको भी पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो इसके कारण अवे फ्रॉम द चार्ज और उसके कारण भी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो संभावना तो है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ, लेट्स से दिस चार्ज इज नेगेटिव एंड दिस चार्ज इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ, मतलब इस पॉइंट पे संभावना बन रही है। कैसे संभावना बन रही है? क्योंकि दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट। हाँ, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो वो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इन पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं L। ठीक, अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। ठीक, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे देखिए कि ये आपका पॉइंट चार्ज है Q1 और ये आपका पॉइंट चार्ज है Q2 और ये इनका लाइन जॉइनिंग है। ठीक, मैं ऐसा करते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला कोई पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2। तो अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट का नाम ये दे सकते हैं आप, पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पे आप Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? सेम साइन का होना चाहिए। इसका मतलब K mod ऑफ Q1 अपॉन R1 स्क्वायर बराबर होना चाहिए K mod ऑफ Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए कि mod ऑफ Q1 अपॉन mod ऑफ Q2 किसके बराबर आया? R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब आप सोचो कि अगर Q1 Q2 बराबर होते, Q1 Q2 दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होते, तो R1 R2 भी बराबर होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता? मिड पॉइंट पे। अगर सोचिए Q1 ज्यादा है और Q2 कम है, तो आप बताइए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए R1 को ज्यादा होना पड़ेगा R2 से। आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, देखिए कि R1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? mod ऑफ Q1 अपॉन mod ऑफ Q2 इनटू R2 स्क्वायर। अब मान लीजिए Q1 ज्यादा है Q2 से, तो Q1 Q2 से ज्यादा है तो R1 क्या आएगा? ज्यादा आएगा। R1 ज्यादा आएगा, इसका क्या मतलब है? मैं लिख के दिखाता हूं कि if mod of Q1 is greater than mod of Q2, ऐसे वाले केस में ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q1 और ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q2। ऐसे केस में जो हमारा R1 है, R1 ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो पॉइंट होना चाहिए वो कहीं इस साइड में होना चाहिए। ठीक, तो ये कौन से केस के डायग्राम है? इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। ठीक, तो यहां से आपको एक लाइन समझ में आ रही है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, न्यूट्रल पॉइंट उसके नजदीक होगा। देखिए mod Q1 ज्यादा था mod Q2 से, तो R1 आपका क्या हो गया? ज्यादा हो गया किससे? R2 से। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, तो R1 ज्यादा हो गया R2 से। तो हम यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं आगे के लिए क्या, कि जब दोनों चार्ज सेम साइन के होते हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होता है, और जिसका चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है उसके नजदीक पाया जाता है। तो यहाँ पे Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड कम था, तो न्यूट्रल पॉइंट किसके नजदीक है? Q2 चार्ज के नजदीक है। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें दोनों चार्ज जो हैं वो अपोजिट पोलरिटी के ले लेते हैं। इसमें दोनों सेम साइन के थे। दूसरा लेते हैं अपोजिट साइन, तो बोथ हैव अपोजिट साइन। मान लीजिए दोनों का जो साइन है वो कैसा है? अपोजिट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं एक चार्ज है हमारा Q1 और एक दूसरा चार्ज है हमारा Q2। ठीक, अब देखिए जो Q1 है और ये Q2 है और ये दोनों अपोजिट साइन के, इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? Q1 into Q2 is less than 0। देखिए एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव लेस देन क्या रहेगा? 0। तो इसका मतलब है बोथ हैव अपोजिट पोलरिटी। ऐसा हो सकता है Q1 पॉजिटिव हो Q2 नेगेटिव।
ऐसा हो सकता है Q1 नेगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो, दोनों इसी का मतलब है। ठीक, अब हमें इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पता करना है, तो सेम स्टोरी हम इस वाले पॉइंट पर चेक कर रहे हैं कि क्या नहीं यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, तो सेम कहानी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएंगे वो उसकी तरह अपोजिट डायरेक्शन नहीं आएंगे। तो अब बात करते हैं, तो कुल मिला के जो ये बाहर वाले पॉइंट हैं, मतलब इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, इस लाइन के जो ऊपर वाले पॉइंट हैं और इस लाइन के जो नीचे वाले पॉइंट हैं, वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, सेम आर्गुमेंट जो हमने यहाँ पे यूज किया था। अब बात करते हैं इस लाइन जॉइनिंग पे कोई पॉइंट ऐसा होगा कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। तो मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है, पहले ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और Q2 नेगेटिव है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ गए। क्या नेट फील्ड जीरो आ सकता है क्या? ना, क्यों? क्योंकि दोनों के इधर सेम डायरेक्शन है। ठीक, अब ऐसा करते हैं, मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूँ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। देखिए इसमें भी नेट फील्ड जीरो है, कैसे? ये नेगेटिव है तो इसके कारण जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये पॉजिटिव है, इसके कारण जो फील्ड आएगा इससे किधर आएगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इसके कारण भी इधर ही आएगा। क्या ये दोनों वेक्टर अपोजिट हैं? नहीं, तो क्या इन दोनों का सम जीरो हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो लाइन जॉइनिंग है, इस पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। अब कौन सी सिचुएशन बच गई? इसके इधर वाले पॉइंट बच गए इस लाइन पे, इसके इधर वाले पॉइंट बच गए इस लाइन पे। अब चेक करते हैं, तो ऐसा करते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉइंट है, लेट R1 है डिस्टेंस फ्रॉम Q1, डिस्टेंस फ्रॉम Q1, और R2 में मान लेता हूं ये है डिस्टेंस फ्रॉम Q2। R1 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम Q1 और R2 क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम Q2। तो अगर उस पॉइंट पर नेट फील्ड हमें जीरो चाहिए, तो दोनों के फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको बराबर लाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं, पहला केस लेते हैं, मान लो इफ mod of Q1 इक्वल टू mod of Q2। इस वाले केस में क्या होगा? तो आप देखिए, ये मैथमेटिकल इक्वेशन कह रही है कि mod of Q1 और mod of Q2 बराबर है, तो R1 R2 को बराबर होना पड़ेगा, और R1 R2 को बराबर होना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इस रीजन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके लिए R1 R2 बराबर हो। जैसे मान लो आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, तो ये डिस्टेंस होगा आपका R1, और जो ये डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये होगा R2। तो किसी भी कीमत पे R1 R2 बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, तो आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस Q एंड माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q कांट हैव, प्लस Q एंड माइनस Q कैन नॉट हैव नेट फील्ड जीरो, कैन नॉट प्रोड्यूस लिखना चाहिए, कैन नॉट प्रोड्यूस नेट फील्ड जीरो। ठीक, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, तो हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? जब अपोजिट साइन के। ये सारी कहानी तभी के लिए बात की जा रही है जब चार्जेस का पोलैरिटी कैसा अपोजिट। तो अगर एक प्लस Q और एक माइनस Q है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। याद रखिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को डाइपोल कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आपको ये लाइन बाद में याद आएगी कि डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं भी नहीं होता। अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए mod of Q1 इज नॉट इक्वल टू mod of Q2, mod of Q1 is not equal to mod of Q2। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो मान लीजिए अगर Q1 ज्यादा है, मैं यहाँ पे फिर एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ इसका, कि लेट्स से mod of Q1 is greater than mod of Q2। तो अगर mod of Q1 ज्यादा है mod of Q2 से, तो यहाँ से आप देखिए ये इक्वेशन क्या कर रही है आपसे? ये कर रही है कि R2 का स्क्वायर बराबर होगा किसके? mod of Q2 डिवाइडेड बाय mod of Q1, सॉरी R2 का स्क्वायर बराबर होगा mod of Q2, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर mod of Q1, सही तो है, into R1 स्क्वायर। ठीक,
अब देखिए अगर आपका मॉड ऑफ Q1 ज्यादा है, तो अगर मॉड ऑफ Q1 ज्यादा है तो ये वाली चीज लेस देन 1 आएगी, तो जो R2 आएगा वो क्या आएगा, R1 से छोटा आएगा। तो इस वाले केस में जो R2 होगा वो R1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब मुझे बताइए R2 जो है वो R1 से छोटा होना चाहिए, तो अगर मैंने पॉइंट यहाँ कंसीडर किया तो या तो R2 आपका ज्यादा आ जाएगा R1 से। अब आप सोचो मैंने पॉइंट यहाँ कंसीडर किया होता, मैंने पॉइंट यहाँ कंसीडर किया होता यहाँ पे, तो इस वाले केस में ये वाला जो डिस्टेंस होता Q2 से डिस्टेंस है उसको हमने R2 बोला है, और Q1 से जो डिस्टेंस है हमने उसको हमने क्या बोला है, R1 बोला है। तो अगर ये वाला पॉइंट हुआ तो इसका डिस्टेंस R2 से कम है, मतलब Q2 से कम है जिसको हमने R2 बोला है, और Q1 से ज्यादा है जिसको हमने क्या बोला है, R1 बोला है। तो हमें वही वाला पॉइंट चाहिए था, कौन सा, जिसके लिए R2 कम हो और R1 ज्यादा, मतलब R1 R2 से बड़ा हो। तो ये वाला वो पॉइंट है जिसके लिए R1 R2 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, Q2 का मैग्नीट्यूड कम हुआ, दोनों का पोलैरिटी अपोजिट हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। तो देखिए आप फिर से वही चीज नोटिस करिए जो वहां पे थी, ये वाला पॉइंट किसके नजदीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक, तो एक प्लान याद रखिएगा, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट है वो कहां मिलेगा, विल बी क्लोजेस्ट टू, पूरी इसका पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन, न्यूट्रल पॉइंट will be closest to the charge which have small magnitude। ठीक है।